केंद्र सरकार द्वारा जारी बजट पर धनबाद के बुद्धिजीवी वकीलों एवं आम लोगों की राय, ये बजट आम नहीं खास है। वाले लोग हैं, राजनीतिक पार्टी के हैं, कुछ अधिवक्ताओं से यहाँ तक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अधिवक्ताओं से जो आप सुने हैं कि ये बजट आम बजट नहीं है। बहुत से लोगों ने कहा है कि झारखंड को स्पेशल पैकेज मिलना चाहिए। ये बजट जो है वो आम जनता को फायदा पहुंचाने वाला साबित नहीं हुआ। कोरोना काल से और जो नोटबंदी और कोरोना काल में जो तालाबंदी हुई है, जिससे जो व्यापार का जो ग्राफ लगातार गिर रहा है, उसका ये स्थिति ये है कि वो अब टैक्सेशन में उनको लाने की ज़रूरत नहीं है। 5 किलो अनाज को सरकार के लेने के लिए लाइनों में खड़ा है। सरकार 7 लाख रुपया कमाने वाले लोगों को और इसको इनकम टैक्स का में लाया है। तो ये ज़्यादा माने नहीं है। RRS न्यूज़ पे बने रहिएगा और RRS न्यूज़ जो है वो लगातार जनता हित पे और बेबाक अंदाज के लिए लोगों को अपने मैसेज देते रहती है। और इसको सब्सक्राइब कीजिए और अपना इसका घंटी को दबाइए ताकि आपको लगातार जनता के मुद्दों को हमारा चैनल आप लगातार उसको देख सकते। तो सर, ये जो स्लैब जो इनकम टैक्स का 7 लाख के लिए जो सरकार फिर सीना चौड़े कर रही है, आप इसको किस संदर्भ में देखते हैं सर? देखिए आज़ाद जी, ये जो सरकार जो इनकम टैक्स का जो लाया है अपना 7 लाख का, और पहले जो पुराने वाले 3 लाख का, और न्यू रेजिम बोल रहा है कि 7 लाख कमाने वाले को कोई भी टैक्स नहीं देने की ज़रूरत है। तो ये सरकार अच्छी तरह से जान रही है कि हमने 2 साल के बीच ये कोरोना काल में आम जनता को कोई कमीनी नहीं दिया है, कोई रोजगार नहीं दिया है, इसलिए 7 लाख नहीं, ये 10 लाख का भी छूट कर देंगे। जब किसी के पास कुछ पैसा ही नहीं आया तो टैक्स कहाँ से देगा? किसान के बारे में बोल रहे हैं कि किसानों के लिए मैं ये करूँगा, नए डिजिटल लाऊंगा, डिजिटल तरीके से खेती होगी। लेकिन ये सारे चीज़ बकवास है। इनके 8 साल का ये जितने भी बजट पेश किए हैं वे सब बकवास बंडल है। इससे आम जनता के कोई फायदा नहीं पहुंचने जा रहा है। आम जनता को फिर एक बार मूर्ख बनाने का काम मोदी सरकार किया है। निर्मला सीतारमण ने, जो हमारे वित्त मंत्री हैं, ये पूर्णतः बेवकूफ बनाई है। इस बजट में जो अपेक्षाएं की गई थी, उस अपेक्षा के मुताबिक बजट आम बजट पेश किया गया है या नहीं? देखिए, बजट को एक हमेशा हम लोग जो बोलते हैं कि आईवास है और आंकड़े का बजट, वही प्रति वर्ष की तरह आंकड़ा का बजट है। अपेक्षा एक झारखंड वासी होने के नाते ये हमेशा रखा, क्योंकि देश के 28 राज्य में झारखंड आज भी 25वें पायदान पे खड़ा है, जबकि राजस्व का 40% यहाँ से चाहे वो कोयला हो, चाहे अबरक हो, चाहे आयरन हो, हर मिनरल्स को लेकर के 40% का यहाँ से राजस्व जाता है और ये 25वें पायदान पे खड़ा है। इसलिए झारखंड की जनता को बहुत उम्मीद है कि इसको कुछ स्पेशल पैकेज मिलना चाहिए। जो आयकर में है तो दाम सिर्फ कंट्रोल कर दे, बाकी आंकड़ा दिखलाते रहे। दाम बहुत बढ़ रहा है, दाम पर नियंत्रण कुछ करे, अंकुश। पेट्रोल और गैस जो है ना, वो GST के दायरे में नहीं आ रहा है। महंगाई, चाहे वो सरसों का तेल हो या गैस सिलेंडर हो, चाहे दवाई हो, मेडिसिन जो है, क्योंकि आज के तारीख में कब कोविड-19 के तरह कोई और वायरस आ जाए, बीमारी जिस हिसाब से, तो ये महंगाई हर क्षेत्र में होना चाहिए। उसको कंट्रोल, नियंत्रण इस पे जो है, क्योंकि वो निरंकुश महंगाई, सुबह शाम दोपहर अलग अलग समय में दाम बढ़ रहा है। इसलिए हम लोग कहाँ से ये बजट एक आईवास से ज़्यादा क्या कहेंगे। जो लोगों की प्रतिक्रिया रही थी सर कि ये बड़े उद्योगपतियों को और रईसों को फायदा पहुंचाने वाला बजट है, आप इसको कैसे देखते हैं सर? वो गिने चुने हैं जो उनके जो सर्कल में है, वही बस उन्हीं को इसका फायदा मिलता नजर आ रहा है। सर, अगर आप नंबर देना चाहेंगे सर कि इस बजट में आपको अगर 100 में अगर नंबर दीजिएगा सरकार को बजट में, आम बजट में, तो कितना नंबर देंगे सर? ये थोड़ा जल्दीबाजी हो जाएगा। ऐसा कुछ दिखता नहीं है सिवाय लोक लुभावन। उस आखिरी पायदान पे खड़े लोगों तक सिर्फ एक मुंगेरी लाल का हसीन सपना है
यानी आपको लगता है कि अब निराश करने वाला बजट है, आम लोगों को फायदा नजर नहीं आएगा। सर आप इसको ये कहना चाहते हैं? लोग अब निश्चिंत हो गए हैं कि निराश और कितना करोगे। खास चुनिंदा का जो कर्जा है उसको राइट ऑफ सरकार कर रही है। 15 लाख करोड़ का जो है ये राइट ऑफ करने का जो है ये किसका पैसा है? आपका है, मेरा है, एक आम आदमी का है। जब आप एक बच्चे का दूध में भी जीएसटी ले रहे हैं, ये पैसा उनका है। सरकार और किसी भी तरीके से राष्ट्रवाद के नाम पर या भगवान के नाम पर गलत को सही नहीं बनाया जा सकता है। सरकार उसी तरफ बढ़ रही है, उसी वही करना। आम बजट में आम के लिए क्या आप देख रहे हैं सर? जब से हम स्टेट बार में आए हैं तब से बजट से कोई आम पब्लिक को फायदा होने वाला नहीं है, एकदम जीरो है। अधिवक्ता का भी अधिकार है, राइट है। आज तक ना सांसद से मिला, ना विधानसभा से मिला, ना राज्य सरकार अधिवक्ता के इतनी एक भी मैंने बजट में नहीं रखा। आज़ादी से लेकर अभी तक संघर्षशील है, गवर्नमेंट को भी साथ देता है। मजदूर किसानों के लिए क्या इस बजट में आया? सबसे अच्छा रेवेन्यू देने वाला है, लेकिन सबसे गरीब तक में आ रहा है, सब लूट रहा है लोग। कितना नंबर दीजिएगा? 0 आप देख लिए, सब चीज़ का महंगाई रेट बढ़ गया, कोई कंट्रोल नहीं। तेल गैस जो भी बोलिए, भाड़ा उड़ा, लोग पब्लिक जो बस से जा रहा है, जहाँ 100 रुपया लगता है तो वहाँ 300-400 स्वार्थ के लिए, बस जब पब्लिक के लिए एक जरा नहीं। नमस्कार, एडवोकेट प्रीशा चक्रवर्ती फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट। आम बजट आम लोगों को फायदा पहुंचाने वाला है, ये खास लोगों को पहुंचाने के लिए फायदा है। जब कोई बजट पेश होता है उसमें प्रगति की बात किया जाता है, शिक्षा की बात किया जाता है, और जो हमारा नेसेसरी गुड्स होते हैं, डेली गुड्स होते हैं, उसका बात किया जाता है। आप चाहे वो सेल्स टैक्स की बात करें, कंज्यूमर गुड्स की बात करें, या जीएसटी की बात करें, गुड्स एंड सर्विस टैक्स की बात करें, अगर वो टैक्स अगर इतना प्रोग्रेस हो रहा है वो टैक्सेशन, और उसके बाद अगर हमको इतना ड्यूटीज एंड फीस लेना पड़ रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है पूरा इकोनॉमिक बैलेंस के लिए। ये एक तरीके से शोषण है। आम जनता को जब 10 रुपए का चीज़ मैन्युफैक्चर को ही अगर 10 रुपए मिल रहा है, तो वो जाहिर सी बात है वो 20 रुपए में ही बेचेगा, और वो आम जनता तक आते आते वो उसका वैल्यू 50 रुपए बढ़ जाता है। हम राइट ऑफ के बारे में सवाल कर रहे हैं। सरकार जब जनता को भी बुलाते हैं कि इन्वेस्ट करने के लिए, बिजनेस समिट होता है कि बाहर से इंडस्ट्री आए, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करे, अपना इंडस्ट्री लगाए, तरीके से लगता है ना कि राइट ऑफ हो रहा है। वो राइट ऑफ नहीं है, वो कोई अगर कंसेशन लेवल इसलिए हो रहा है ताकि वो अपॉर्चुनिटी मिले। अरे भैया, अगर आप अपॉर्चुनिटी नहीं दोगे, स्कोप नहीं दोगे इकोनॉमी को संभालने के लिए, तब कैसे बैलेंस होगा? खजाना का 37% जो हिस्सा है वो सिर्फ मंत्रियों का पेमेंट और विधायकों और सांसदों पूर्व मंत्रियों को पेमेंट में और पेंशन में खर्च होता है। क्यों? खजाने का 37% आप हिस्सा खर्च कर दे रहे हैं। हमारे प्रेसिडेंट यहाँ से ही गए हैं। कैंटीन का जो भी स्ट्रक्चर था, पार्लियामेंट में अगर आप जाएंगे, कैंटीन का खाने का जो स्ट्रक्चर है उसमें बहुत बदलाव किया गया। संजय जयसवाल जी, आप बताइए हमको कि आम बजट जो पेश हुआ, क्या ये आम बजट से आम लोगों को फायदा होता नजर आ रहा है? नहीं, ये पूरी तरह निराशात्मक बजट है। ये केवल आने वाले चुनाव को ध्यान में रखते हुए चकाचौंध करने वाला एक बजट साबित होगा। इससे न गरीबों को कोई कल्याण होने वाला है, न आम जन को कोई कल्याण होने वाला है। तो युवाओं का शैक्षणिक स्तर को गिराकर देश में एक अराजक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। शिक्षा के क्षेत्र में कोई प्रावधान नहीं किया जा रहा है। शैक्षणिक स्तर के सुधार के लिए, युवाओं को आगे बढ़ने के लिए, उन्हें रोजगार के लिए इसमें कोई प्रावधान की व्यवस्था नहीं की गई। तो बीसीसीएल के पूर्व अधिकारी रहे हैं, वो अब पेंशनधारी हैं। अब वो इस बजट से किस आशा को लेकर आए थे और इस बजट को लेकर क्या सोचते हैं? तो सर, अब आम बजट आज पेश हुआ, लोग कहते हैं कि आम बजट है, लेकिन कुछ लोगों का जो वक्तव्य है कि आम बजट नहीं है, ये खास लोगों के लिए बजट है। आप इसको कैसे देखते हैं? 2024 में आम चुनाव है। आज नरेंद्र मोदी सरकार के सुश्री निर्मला सीतारमण की ये अंतिम बजट है, इसलिए उसी नज़र से वो बजट पेश की है।
इसमें लोग लुभाने के लायक कुछ तो जरूर है, जैसे कि इनकम टैक्स स्लैब जो ABCD हर ग्रेड के लोग इसमें प्रभावित होते हैं, उसमें कुछ राहत मिला है। दूसरी बात यह है जो सीनियर सिटीजन क्या राहत क्या मिला सर? मैक्सिमम डिडक्शन 5 लाख की जगह में 7 लाख किया गया है। मिनिमम डिडक्शन जो 7 लाख हुआ है, तो उसमें थोड़ा बहुत खास करके जो सैलरी पेड एम्प्लॉई है उनके लिए एक राहत है। ये सिर्फ सरकारी कर्मचारी से फायदा होगा? नहीं, सबको ही, व्यापारी लोगों को फायदा, व्यापारी को भी फायदा है उसमें सबको फायदा है। जिसको भी इनकम साल में 5 लाख से अभी 7 लाख से ज़्यादा हो जाएगा उनको टैक्स लगेगा, 7 लाख तक टैक्स नहीं लगेगा। ये एक बात है। दूसरी बात है उसमें महिला समृद्धि योजना के नाम से बैंक में आप 2 लाख तक रख सकते हैं। ये नया स्कीम आया है, लेकिन उसमें 2 लाख जो रखा गया है, 2 लाख आज के दिन में कोई मायने नहीं रखता है, उसको कम से कम 5 लाख होना चाहिए। तीसरी एक है सीनियर सिटीजन के जो प्रधानमंत्री EMSSY जो है प्रधानमंत्री वृद्ध योजना में नाम से 15 लाख तक रखने का है, वो 15 लाख के जगह पर 30 लाख किया गया है। लेकिन हमको अभी तक जो खबर मिला है जो इस साल से रखेंगे उनको मिलेगा, जो पहले रिचार्ज कर चुके हैं और जिनको रखा हुआ पैसा बाकी पैसा इन्वेस्ट नहीं कर पाए उनको इस सुविधा नहीं मिल रहा। ये गलत हुआ है, हो तो सबके लिए हो। तीसरी बात यह है सीनियर सिटीजन का जो रेलवे में हम लोग को राहत मिलता था कोरोना के समय, कोरोना का बहाने सरकार ने बंद किया, यही नरेंद्र मोदी सरकार ने बंद किया है, उसको चालू करना चाहिए था। जो रियायती जो ट्रेन वगैरह ट्रेन में रियायती था, इनकम टैक्स में अलग से सीनियर सिटीजन का किसी प्रकार की रियायत नहीं दे रही है। हमने पहले भी मांग किए थे जो सीनियर सिटीजन जो है देश के जो अपना इंडस्ट्री के लिए, अपना कंपनी के लिए, अपना समाज के लिए बहुत कुछ कुर्बानी दे चुके हैं, आज वो अकेला पड़ गए हैं। उनको तीर्थटन के लिए, उनको मेडिकल के लिए, उनके रिश्तेदार के वहाँ जाने के लिए उनको पैसा चाहिए, तो ट्रेन का कुछ राहत होने से उनको थोड़ा आसान होता था, वो नहीं किया है। जहाँ तक धनबाद की बात है, मैं धनबाद का बात इसलिए कहूँगा, आज एक भी ट्रेन, नया ट्रेन 3 दिन से सुन रहे हैं मीडिया का, सोशल मीडिया में जो नया ट्रेन दे रहा, लेकिन आज कोई घोषणा नहीं हुई है। ये धनबाद के लिए फिर विडम्बना बन गई है। धनबाद के लिए ये दुखद बात है कि एक भी ट्रेन नहीं दी गई है। नया ट्रेन दिल्ली के लिए हो, बेंगलोर के लिए, दिल्ली धनबाद के बहुत सारे आज बच्चों जो है बेंगलोर में, पूना में, कोटा में, दिल्ली में पढ़ने जाते हैं, उनके साथ उनको गार्जियन का आना जाना करना पड़ता है, लेकिन धनबाद के लिए कोई ट्रेन नहीं दिया गया है। सर हमको एक बात बताइए सर, ये जो महंगाई से लोग त्रस्त है, पेट्रोल डीजल का दाम काफ़ी आसमान छू रहा है, रसोई गैस जो काफ़ी बड़े पैमाने पे उस पर 3 गुना 3.5 गुना से ज़्यादा लोग उस पर महंगाई हो चुका है, सरसों तेल सर 200 रुपये लीटर है। इस तरह के बहुत से चीज़ों में इतनी ज़्यादा महंगाई है, इसको इस बजट से क्या राहत मिलने वाला है? नहीं, उसके लिए कोई राहत नहीं दी गई है। और हम मांग करते हैं आपके माध्यम से भारत सरकार से, जो इस पर जो पार्लियामेंट में पर्यालोचना होगा और उसमें जो मॉडिफिकेशन होता है, उसमें कम से कम आज पेट्रोल डीजल का कीमत को GST के अंडर में लाया जाए। क्यों नहीं GST के अंडर में ला रहे हैं? आप एंटरटेनमेंट से लेकर के, सिनेमा हॉल से लेकर के, रेस्टोरेंट से लेकर के, चाय से लेकर के, बीड़ी से लेकर के सब कुछ आप GST किए हैं, पेट्रोल डीजल पर आप क्यों नहीं GST किए हैं? हमको ये जवाब दे केंद्रीय सरकार। सर एक सवाल और भी आता है कि कुछ चुनिंदा उद्योगपतियों का सरकार पहले उसको कर्जा देती है और उसको बड़े पैमाने पर राइट ऑफ करती है, तो जिससे हम लोगों का जो वित्त व्यवस्था है वो चरमराती है। तो चंद लोगों के लिए कर्जा को माफ़ करना बड़े पैमाने पे, ये आप इसको किस संदर्भ में देखते हैं? ये आप सही बात बोले हैं, कांग्रेस जमाना में भी था, ये वर्तमान भाजपा जमाने में ये और ज़्यादा बढ़ गई, ये फल फूल गया है। इसलिए कि जितना पॉलिटिकल पार्टी का चंदा ये कॉरपोरेट घराना के लोग ही उसको उठाते हैं, इसीलिए इन लोग को जितना संभव होता है केंद्रीय सरकार ने इनको राहत देता है। जो राहत आज मिडिल क्लास के लोगों को, निम्न वर्ग के लोगों को मिलना चाहिए, वो नहीं मिलता उनको, चाहे टैक्स के मद में हो, चाहे GST के मद में हो, उनको मिलना चाहिए, नहीं मिल रहा, उसको मिल रहा है। चाहे आज अडानी बोलिए, चाहे अंबानी बोलिए, कोई चर्चा है, लेकिन देखिए आज 10 दिन पहले का क्या खबर था, अडानी ने 60,000 करोड़ रुपया का ये कर दिया। तो ये नया बात नहीं है, ये हो रहा है। अब पॉलिटिकल पार्टी को चांदा दिया जाता है, पॉलिटिकल पार्टी उससे चांदा लेते हैं, उसका इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है। सर हमको एक बात और बताइए सर, कि आप ये बात बोल रहे हैं, हमको एक बात बताइए सर कि सरकार LIC से
बहुत रुपया, करीब 60,000 रुपये करोड़ कर्ज ले ली है। और इतना ही करीब RBI से सरकार लगातार पैसे ले रही है। आप जो पैसे की बात कर रहे थे बैंकों को फ़ायदा के लिए कि इतना समृद्धि योजना में फ़ायदा हो रहा था, तो जो पैसा ऑलरेडी बैंक में रख रहा है और बैंक वाले RBI में रख रहा है, सरकार वहीं से पैसा ले रही है, कर्ज ले रही है, उसको लौटा नहीं रही है। तो आपको नहीं लग रहा है कि इस तरह से सरकार को इस पैटर्न पर नहीं चलना चाहिए था? नहीं, सही बात बोले। ये पैटर्न जो है, ये पैटर्न सरकार का मंशा सही नहीं है। ये निजीकरण क्या और आगे बढ़ने का रास्ता साफ हो रहा है। RBI से आप लोन ले रहे हैं सर, यस, और LIC से बड़े पैमाने पे आप लोन ले लिए सर, अब उसका पैसा वापस नहीं कर रहे हैं। जो सरकारी उद्योग है, जो सरकारी पब्लिक सेक्टर है, ये एक समय नेहरू जी ने जो पब्लिक सेक्टर को बनाया था इसलिए कि इकोनॉमी ऑफ आइन ऑफ द इकोनॉमी इसको कहा गया था पब्लिक सेक्टर को। आज एक भी पब्लिक सेक्टर नहीं हो रहा, उल्टे पब्लिक सेक्टर को बंद करने का साजिश है। ये क्या रास्ता है? ये रास्ता है LIC को बंद करने का। आज दूसरे जो इंश्योरेंस सेक्टर में लोग आए हैं वो आगे बढ़ने के लिए इसको बंद करने का। आज के दिन में भी हिंदुस्तान के जनता को अगर देखा जाए 70-75% लोग LIC पर भरोसा करते हैं, बैंक पर भरोसा करते हैं। आप प्राइवेट सेक्टर के बैंक जो है, चाहे HDFC बोलिए, चाहे और भी जो भी है, उस पर भरोसा नहीं करते हैं। इसी वजह से सर हमको एक अंतिम सवाल का आप जवाब दे दीजिए सर, कि सरकार ने जो आम बजट जो पेश किया है इसको आप कितना नंबर दीजिएगा? कि आम जनता के हिसाब से कितना ये बजट है, कितना % नंबर दीजिएगा? 100 में कितना नंबर दीजिएगा सर? देखिए, ये 100 आप जो नंबर की बात बोले उसके पहले मैं एक बात बोलूँ। जहाँ तक आप धनबाद में है, धनबाद में मतलब कोयला क्षेत्र में आज 3.5 लाख से ऊपर कोयला मजदूर काम कर रहे हैं, अधिकारी कर्मचारी मिला करके। ये एक अहम मुद्दा है, इसको आप जरूर नोट करें। इसको पिछले दिन हम लोग कई बार इसको चर्चा किए। आज जो कोयला उद्योग में मजदूर और अधिकारी काम कर रहे हैं उनका पेंशन का जो कैलकुलेशन का फार्मूला है, जो EPF के तर्ज पर होना चाहिए, लेकिन वो EPF के तर्ज पर नहीं करके वो CMPF अपना एक फार्मूला बना करके कर रहे हैं, जिससे आज अधिकांश मजदूर 1,000 से कम रुपया उनको पेंशन मद में मिलता है। कुछ मजदूर ऐसे हैं जो 350 से कम मिलता है, जो बहुत ही दुखद है, लज्जाजनक बात है। सर नंबर कितना % में क्या आप उसको मार्क दीजिएगा? देखिए, जैसा स्क्रैप वाला एक तो नया स्कीम लाया है, MSME है, महिला योजना है, सीनियर सिटीजन का 15 लाख से 30 लाख है, ये एग्रीकल्चर फार्म में है। तो चूँकि हम आपको पहले ही बोले हैं, ये बहुमुखी जनता को लुभाने का बजट है। सामने उनका 2024 का आम बजट लक्ष्य दिखाई पड़ रहा है, इसलिए नंबर क्या देंगे? नंबर की जहाँ तक बात है, इसमें पास कर दिया जाए। सर पास मतलब क्या? 50-55 हम दे देंगे। 50-55 तक देंगे। पूरा परिचय दे दिए सर आप। मैं भवानी बंदोपाध्याय, BCCL के रिटायर्ड पर्सनल मैनेजर और रिटायर्ड जनरल सेक्रेटरी, कोल माइंस ऑफिसर एसोसिएशन ऑफ इंडिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर।